तेरे साथ मेरे साथ देखो कैसे बनता है। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन सी चीजें की हम बात कर रहे थे कि जो कि बच्चों को लिमिट करनी चाहिए बहुत। अच्छा हाँ, केचप तो बिल्कुल भी घर में नहीं होना चाहिए। और बहुत ये आजकल जो केचप की मार्केटिंग को कमाल है, उन्होंने इस तरह तरह एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी कैंपेन चलाई है कि आपके जहन में बिठा दिए कि पिज्ज़ा, सैंडविचेस, पेटीज, समोसे, ये केचप की या पकोड़े केचप के बगैर हम नहीं खा सकते हैं। तो ये उनकी मार्केटिंग है जो हमारे दिमाग में बचपन से बैठ चुकी है। तो ये केचप घर में नहीं होना चाहिए। दही तो होनी चाहिए, योगर्ट तो हेल्दी चीज है, बट एक मॉडरेशन के अंदर होनी चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और तो ये सारी चीजें हैं। तो ये एज अ मतलब नॉर्मल एडवाइस कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई लोग पेरेंट्स हैं तो ये आप लोगों को भी यूज नहीं करनी। तो अगर ज़ाहिर है आप लोग यूज करोगे तो बच्चे तो डेफिनेटली यूज करेंगे। और इल्म वो चीज है जो नॉलेज नॉलेज का सही सही यूज होता है। एक तो ज़ाहिर एग्जाम भी पास करो, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो वो मजा आता है उस नॉलेज में। उस नॉलेज को घर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और स्टार्ट अपने आप से करना है। और बच्चों पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना है कि कोल्ड ड्रिंक के करीब बिल्कुल भी नहीं जाए। मैं देखता हूँ बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो बड़ा दुख होता है कि यार एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितना शुगर है, कितना एसिड है, और बच्चे मजे से पी रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनको मना भी नहीं करते हैं। वो उनको इनकरेज करते हैं कि यार कुछ तो अंदर जा रहा है पेट के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इरोजन में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो होता है कप्ड लाइक लीजन्स। ये इरोजन में बनती हैं। जो सवाल था आकिफा का, वो क्या था? कप्ड और सॉसर लाइक लीजन्स कहाँ बनती? इरोजन में बनती हैं। इसका जवाब है इरोजन। इरोजन में बनती है और इसको कहते हैं पेरी, इस फिनोमेना को कहते हैं पेरीमोलाइसिस। क्या कहते हैं? पेरीमोलाइसिस कहते हैं। तो ये किस में होता है? इरोजन में ज्यादा होता है। इंट्रिंसिक इरोजन में और ज्यादा होता है। एक्सट्रिंसिक में तब होगा जब हम कोई ड्रिंक मुंह में डालेंगे और ऐसे स्विशिंग करेंगे, मुंह में ऐसे स्विशिंग करेंगे, तो फिर मोलर्स में होगा। लेकिन जो मोस्टली एक्सटेंसिव इरोजन होती है ना, वो लेबियल सरफेस पे अफेक्ट करती है, सर्वाइकल थर्ड ऑफ लेबियल सरफेस। और रेयरली ऑन मोलर्स अगर वो स्विशिंग कर रहा है। नेम ऑफ फिनोमेना पेरीमोलाइसिस। पेरीमोलाइसिस। पेरी यानी सराउंडिंग, लाइसिस यानी टूट जाना। मुंह का मतलब मुझे भी नहीं पता। तो पेरीमोलाइसिस, ठीक है। ये है भाई। अच्छा जी, अब आते हैं इंट्रिंसिक पे। इंट्रिंसिक में बेसिकली, सर इंट्रिंसिक में लिंगुअल पर बहुत होती है। इंट्रिंसिक में कहाँ होती है? सबसे नंबर वन होती है पैलेटल सरफेस ऑफ अपर एंटीरियर। लोअर में नहीं होती। अपर एंटीरियर के पैलेटल सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है। नंबर टू, ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स एंड लोअर प्रीमोलर्स। और उसमें होती है पेरिमोलाइसिस होता है, यानी कि कपिंग लीजन बनती है इंट्रिंसिक इरोजन के अंदर। इंट्रिंसिक इरोजन में क्या होता है? पेट के अंदर हमारे एक एसिड है, एक नेचुरल एसिड है, उसको कहते हैं HCl। उसकी पीएच पता है कितनी होती है? 1 से भी कम होती है। और जब वो पेट का चीज अब मुंह में अंदर आता है तो वो जाहिर सी बात है सीधा दांत को लगता है वो एसिड HCl, और पैलेटल सरफेस की बैंड बच जाती है। तो कौन कौन सी अंडरलाइंग कंडीशन है, एक टेबल बना हुआ है, वो आपको याद करनी है। नंबर वन और सबसे मेन, गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसको गर्ड कहा जाता है या गॉड कहा जाता है। ऑसोफेगस ई से आए, ओ से आए, उस हिसाब से गर्ड या गॉड है। गैस्ट्रिक ऑसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिससे हमारा खाना दोबारा रिफ्लेक्स हो जाता है। नंबर टू, ऑसोफेगल स्ट्रक्चर, अगर कुछ स्ट्रिक्चर्स, अगर टांके लगे हुए हैं ऑसोफेगस पे या कुछ तो स्ट्रिक्चर्स, तो इस तरह उसमें भी होता है। तीसरे नंबर पे क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिजीज। चौथे नंबर पे डिजीज ऑफ लिवर। इन सारे चीजों के अंदर उल्टियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? उल्टियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा ओवर ईटिंग, ओवर फीडिंग, ज्यादा खाना खा लिया तो उल्टी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी,
ये एक इम्पॉर्टेंट है। सेरिब्रल पाल्सी के अंदर गर्ड बहुत ज्यादा होता है, इरोजन बहुत ज्यादा होती है, और साथ में ब्रूक्सिज्म भी होता है। सेरिब्रल पाल्सी के अंदर क्या होता है, एक तो गर्गेश रीगर्गेशन बहुत ज्यादा होती है और एट्रीशन भी बहुत ज्यादा होती है, दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो अगर बीसीक्यू में ऐसी कोई डिजीज जिसके अंदर एट्रीशन पैराफंक्शनल हैबिट भी होती है और रीगर्गेशन भी होती है, तो उसका आंसर है सेरिब्रल पाल्सी। रे सिंड्रोम भी आता है और रूमिनेशन भी आता है। बच्चों में रे सिंड्रोम कॉमन है। अच्छा, रिमिनेशन का मतलब क्या है कि वॉलेंटियरली आपने खाना खाया और दोबारा उस खाने को वॉलेंटियरली बाहर निकाला मुंह के अंदर, इसको कहते हैं रीगर्गिएशन, ओ रिमिनेशन कहते हैं। सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा लेकिन ऐसा होता है, ठीक है ना। कभी खाना आपने खा लिया, ज्यादा खा लिया क्या, तो उसको आप अपने कंट्रोल में, इख्तियार में जानबूझ के वापस ले आओगे, इसको कहते हैं वॉलेंटियरली टेकिंग फूड बैक टू द माउथ, इसको रूमिनेशन कहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब खाना दोबारा मुंह में आएगा तो वो HCl को साथ लेके आएगा, अकेला नहीं आएगा। ठीक है ना, अकेला नहीं आएगा। हम्म। इसके अलावा खवातीन में जो 12 साल से 30 साल की उम्र की होती हैं खास तौर पे, उनमें एक अजीब प्रॉब्लम होता है, दो प्रॉब्लम होते हैं, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोजा, एक होता है बुलिमिया नर्वोजा। दोनों एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी जरूरत है, थेरापिस्ट के पास जाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग को कि हाँ बुरा समझा जाता है थेरापिस्ट और काउंसलर्स के पास जाना। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में अच्छी बात है। तो होता क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा में कि उन 12 से 30 साल की जो खवातीन है उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा मोटी हो रही हैं, ठीक है ना, उनका वेट गेन हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने बॉडी के बारे में, कि वेट ज्यादा गेन ना हो जाए, बॉडी डिस्टॉर्शन ना हो जाए, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो खाना कम कर देती हैं, एनोरेक्सिया, यानी खाना ही कम करती हैं, खाती ही नहीं है खाना। मतलब उसके पास चीजें पड़ी हुई कि कुछ भी नहीं खाएगी, उसको कभी भी बूफे मत लेके जाना, पैसे उसके जाया हो जाएंगे, 3,000 रुपए, कुछ भी नहीं खाएगी। और कह रही यार बस थोड़ा खाएगी यार, नहीं 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 बस बस, तो वो नहीं खाएगी। तो अब जाहिर है जब वो नहीं खाएगी तो उसको जाहिर है भूख तो लगेगी, कैलोरीज तो चाहिए। तो कैलोरीज के लिए वो क्या करेगी, फ्रूट जूसेस पिएगी, या बीच में कोई इस तरह कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक पी लेगी। तो ऐसी चीजें कंज्यूम करेगी जिससे उसको इंस्टेंट कैलोरीज बहुत ज्यादा मिल जाए, और वो होगी एसिडिक। ऐसी चीज जो इंस्टेंट कैलोरीज आपको दे वो या तो शुगरी होगी या एसिडिक होगी। तो ये सीन होता है, तो उनमें फिर इरोजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में। सर लेकिन एनोरेक्सिया बच्चों में होता है, 12 साल से शुरू होता है, लड़कियों में 12 से 30 साल में बहुत कॉमन है। बच्ची ही कहलाएगी 12 साल की तो, 11 साल 10 साल में भी हो सकता है। पर यहाँ मोस्ट कॉमन एज है 12 से 30 ईयर्स लिखा हुआ है। उनका 25% ऑफ बॉडी वेट कम हो जाता है एनोरेक्सिया नर्वोजा में, क्योंकि खाना ही नहीं खाते। अच्छा, दूसरी तरफ बुलिमिया नर्वोजा, बुलिमिया नर्वोजा में क्या होता है, वो खाना तो खाती हैं तमीज के साथ, खाना तो खाएंगी, यार मुफ्ता नहीं छोड़ना, ठीक है ना। अब दावत में गए तो खाना तो खाएगी, ठीक है, खाना खाएगी, उसके बाद क्या करेगी, वॉशरूम जाएंगी, और जानबूझ के उंगली लगा के, उसको सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग कहते हैं, उल्टी करेगी, या लेग्जेटिव इस्तेमाल करेगी, या डाईयूरेटिक इस्तेमाल करेगी ताकि यूरिन के थ्रू पास हो जाए। लेग्जेटिव्स का मतलब है यानी कि फेसिस के थ्रू पास हो जाए। तो उसको बड़ा फिक्र होगा यार मैंने खाना कैसे खाया, लेकिन खाने को छोड़ेगी भी नहीं। एनोरेक्सिया वाला तो खाने को ही छोड़ देगी, लेकिन बुलिमिया वाली वो तो ज्यादा मुझे बेहतर लगी, एटलीस्ट खाना तो खाएगी यार। तो खाना भी खाना है दबा के, और फिर निकाल भी देना है, ठीक है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग इसमें कॉमन है बुलिमिया नर्वोजा में, जिसकी वजह से पैलेटल सरफेस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और उसके बाद लोअर मोलर्स की ऑक्लूजल सरफेस होते हैं जिसमें कपिंग लाइक रीजन होती हैं, जिसको पेरिमोलाइसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो ये है सीन, और ये है सारा कुछ। अच्छा,
क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम होती है। ये सरप्राइजिंग बात है कि इंट्रिंसिक इरोजन में सेंसिटिविटी नहीं होती पेशेंट को। दिस इज एब्सेंस ऑफ सेंसिटिविटी। ये एक अजीब इसका फीचर है कि ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं होगी। अब आते हैं एट्रीजन पे, पैरा फंक्शनल एक्टिविटी। बच्चों में होती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती है बच्चों में, ठीक है। और इसके साथ कुछ और फीचर्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, चीक बाइट होगा, या टंग फेसिटिंग होगी, क्योंकि जाहिर है जो ज्यादा ब्रुक्सिज्म करेगा तो हो सकता है कभी कभी जबान भी कट जाए या चीक भी बाइट हो जाए, और मसल की हाइपरट्रॉफी होगी। तो आप उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करोगे और पता चल जाएगा एट्रीजन है। और इसमें खास तौर पे इंसाइजल ब्रेकडाउन होगा या इंसाइजर की हाइट छोटी होगी। तो जब इंसाइजल ब्रेकडाउन हो या हाइट छोटी हो तो फिर आपको एट्रीजन पे ही शक करना है। और जहां तक रही एब्रेजन की, वो तो लिखा ही नहीं हुआ क्योंकि वो तो ना होने के बराबर है बच्चों में। तो ये सारे मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट प्लान पे आते हैं। बच्चों की मैनेजमेंट प्लान में सबसे पहली मैनेजमेंट प्लान है आइडेंटिफाई द कॉज एंड रिमूव द कॉज। सबसे पहला बीसीक्यू का आंसर है कि कैसे मैनेज करोगे। तो कॉज आइडेंटिफाई करो और उसको रिमूव करो। कॉज आइडेंटिफाई करो, यानी इरोजन है, एट्रीजन है, क्या मेन कॉज है। मोस्टली तो इरोजन होगा, तो कौन सा वाला है, एक्सटेंसिक इरोजन है या इंट्रिंसिक इरोजन है। अगर एक्सटेंसिक इरोजन है तो उनकी डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई करो। तो एक प्रैक्टिकल डाइट एडवाइस दी गई है बच्चों के लिए। नंबर 1, बच्चों को बताया जाए, पेरेंट्स का फर्ज है, डॉक्टर का फर्ज है, बच्चों को बताए कि ये चीजें आपको नहीं खानी है और मॉडरेशन में खानी है। वो लिस्ट में बता चुका हूँ, जिसके अंदर फ्रूट्स आते हैं, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, योगर्ट्स आता है, केचप आता है, कोल्ड ड्रिंक आती है। नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दो, उसका एक अल्टरनेटिव बच्चे को दे दो जो वो उसका अल्टरनेटिव ले सके। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 3, अगर एसिडिक खाना खा भी रहा है या ड्रिंक पी भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल दही खा रहा है या फिर कोई एसिडिक जूस पी रहा है, ऑरेंज जूस पी रहा है, अगर फ्रेश ऑरेंज जूस पी रहा है, तो उसको कोशिश करो मील टाइम तक रिस्ट्रिक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज का जो जूस दे रहे हो, फ्रेश जूस, वो ब्रेकफास्ट के साथ दो। किसके साथ दो, ब्रेकफास्ट के साथ दो। या बच्चे को जब लंच बॉक्स बना के दे रहे हो तो साथ में थर्मोस में, हम जो माएँ हैं वो टैंग जूस बना के देती है ना, तो उनको टैंग जूस ना बना के दो, फ्रेश जूस बना के दो। वो बेहतर है, बहुत गुना बेहतर है। तो फ्रेश ऑरेंज जूस बना के दे दो और वो नाश्त उसके साथ खाएंगे जब वो स्कूल में। अगर घर से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर स्कूल में अगर वो खा रहे हैं तो उसके साथ क्या लेंगे। तो मील टाइम पे ही होना चाहिए वो, ठीक है ना। और सबके घरों में कोशिश करने करा करें कि ये जूसर मशीन होनी चाहिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये सबके लिए। इतना मेरा ख्याल है अफोर्डेबल सारे लोग हो गए। मेरा ख्याल है अगर सस्ती मशीन भी ले लो तो 5,000 की तो मिल ही जाएंगी। तो 2 मशीनें खरीद लें, दो अलग अलग किस्म की होती हैं, एक फ्रूट जूसेस बनाने के लिए और एक मिल्क शेक्स बनाने के लिए। तो ये बड़ी हेल्दी चीज़ हैं, तो कोशिश करके ये अपने घर पे, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक हो गया। और उसके अलावा तीसरी एडवाइस क्या तीसरी तो हो गई, चौथी एडवाइस, जैसे ही खाना खाओ, खाने के बाद कोई जल्दी से एल्कलाइनिक चीज खा लो या पी लो। खाने में आती है चीज, चीज इज एल्कलाइन, या पीने में दूध आता है, या दूध नहीं तो पानी आता है। तो इससे क्या होता है, दोबारा एल्कलाइनिटी आ जाती है मुंह के अंदर। चौथी एडवाइस। पांचवी एडवाइस, माउथ वॉश करना चाहिए। जब भी कोई ऐसी एसिडिक चीज खाई है, खाना खाया है, तो माउथ वॉश करो। न्यूट्रल फ्लोराइड माउथ वॉश करो। वो क्लोरहेक्सिडिन वाला मैं नहीं कह रहा, वो तो 2 हफ्तों से ज्यादा नहीं करना होता, लेकिन एक ऐसा माउथ वॉश जिसके अंदर फ्लोराइड है, न्यूट्रल फ्लोराइड है, वो कर सकते हो और वो करना चाहिए। 6 साल से बड़े बच्चों में, 6 साल से कम बच्चों को वो नहीं करना। तो माउथ वॉश आफ्टर एवरी मील। डोंट ब्रश आफ्टर एवरी मील। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट तो अजीब सत्यानाश हुआ पड़ा है कि ब्रश आफ्टर एवरी मील। अबे भाई, ब्रश नहीं करना होता आफ्टर एवरी मील। ब्रश 1 आवर आफ्टर एवरी मील करो, या सुबह को करो, रात को सोने से पहले करो। आफ्टर मील का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जब मील खाते हो तो पीएच लो हो जाती है। तो उसके बाद ब्रश कैसे करोगे, वो एब्रेशन और उसके इफेक्ट्स बढ़ाएगा। तो माउथ वॉश अगर कुछ करना ही है तो माउथ वॉश करो, और वो न्यूट्रल फ्लोराइड वाला। लेकिन अगर किसी पेशेंट को क्या कहते हैं, ज्यादा गर्गिगेशन है, वाकई गॉड है, एक इंटरनल प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग प्रॉब्लम है इंट्रिंसिक का, तो फिर उसको ऐसा माउथ वॉश इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हो, यानी कि एल्कलाइन माउथ वॉश। फिर न्यूट्रल भी काम नहीं चलेगा। और अगर बच्चे को एट्रीजन है तो उसको हम देते हैं माउथ गार्ड, स्प्लिंट देते हैं, स्प्लिंट। बिशिंग एंड स्प्लिंट बहुत कॉमन है। तो बच्चे को बोला जाएगा कि स्प्लिंट के अंदर आप क्या करो, आप जेल लगाओ फ्लोराइड की स्प्लिंट के अंदर और फिर बच्चा पहने। तो ये कुछ चीजें हैं जो
एडवाइस आपको देनी है बच्चे को। ठीक है, पेरेंट्स को और उनके बच्चों को देनी चाहिए। तो बड़ी मजेदार एडवाइसेस हैं, तो ये याद कर लें। और खानदान में भी किसी को बता सकते हो। ठीक है ना, कभी कभी वैसे ही खानदान वाले समझते हैं कोई बड़ा डेंटिस्ट है, ये जो भी भले फाइनल ईयर में क्यों ना हो, सवाल जवाब करना शुरू हो जाते हैं दावत में। अबे भाई खाना तो खाने दे, बिरयानी खा रहे होंगे हम, वो पूछेंगे यार ये बताओ दांत का, अरे भाई। तो ऐसे सिचुएशन में ना तो थोड़ा सा ज्ञान दे दिया करो उनको, उनको भी लगेगा यार खानदान में भी बड़ा कोई चौड़ा डेंटिस्ट बनने वाला है, बनने वाली है। और ऐसी ऐसी ऊट पटांग बातें कर लो कि यार ये नहीं करो, ये करो, वो करो, तो वो भी मुतासिर हो जाएंगे यार कि वाह भाई ये बड़ी कोई वीआईपी डेंटिस्ट है। ठीक हो गया। नंबर टू क्या करना है? नंबर वन था आइडेंटिफाई द कॉज एंड मॉडिफाई इट, रिमूव द कॉज। नंबर टू है रिमूव द सेंसिटिविटी। अगर सेंसिटिविटी है तो उसको ट्रीट करो। उसमें सबसे नंबर वन पे चीज आती है सीपीपी एसीपी। वो मैंने बता चुका हूँ, तुतमोस, अमॉर्फस के सीजेन फॉस्फोप्रोटीन, अमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट। इससे सेंसिटिविटी कम होती है। फ्लोराइड वार्निश लगा सकते हो, इससे कम होती है। फ्लोराइड जेल लगा सकते हो। ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो जिसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट है। तो इन सबसे सेंसिटिविटी कम होती है। नंबर थ्री पे आता है रेस्टोरेशन। जहां जहां रेस्टोरेशन की जरूरत है वहां रेस्टोरेशन करो और रिप्लेसमेंट करो। अब रेस्टोरेशन के अंदर हमारे पास चार चीजें आती हैं, एक चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले आता है कास्ट मेटल, यानी कि मेटल से बने हुए होते हैं। अब कास्ट मेटल विनियर्स भी हो सकता है, वो कहाँ इस्तेमाल होता है? पैलेटल सरफेस पे। और कास्ट मेटल ऑनलेस या इनलेस भी हो सकता है, जो कि मोलर के ऑक्लूजल सरफेस पे इस्तेमाल होता है। तो इसके फायदे क्या है? नंबर वन, दे आर मेड इन वेरी थिन सेक्शन। 0.5 मिलीमीटर जो इसकी थिकनेस होती है ना मेटल की, बहुत थोड़ी होती है। तो कोई किसी किस्म की कटिंग करने की जरूरत नहीं है। और अगर मुंह के अंदर स्पेस बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल टूथ सरफेस लॉस हुआ है और रिस्टोर करने के लिए स्पेस बहुत कम है, सिर्फ 0.5 बचा हुआ है, तो सिर्फ यही कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कास्ट मेटल रेस्टोरेशन। नंबर टू, ये बहुत ड्यूरेबल होता है, वेरी स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है। नंबर थ्री, पोस्टीरियर रेस्टोरेशन के लिए आइडियल है। अगर खास तौर पे पैरा फंक्शनल हैबिट्स है, एट्रीशन है किसी को, तो अगर पोस्टीरियर में कॉम्पोजिट लगाओगे, कॉम्पोजिट ऑनली लगाओगे तो वो वेयर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन क्या होगा? कास्ट ऑनली लगाओ। क्या लगाओ? कास्ट ऑनली लगाओ, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एस्थेटिक्स अच्छे नहीं है। और नंबर टू, ये इजीली रिपेयर नहीं हो सकता। अगर गलती से टूट गया, एक तो टूटेगा ही नहीं, लेकिन अगर टूट गया तो रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये दो फायदे हो गए और डिसएडवांटेजेस हो गए। अब आते हैं डायरेक्ट कॉम्पोजिट पे। डायरेक्ट कॉम्पोजिट यानी डायरेक्ट लगा दिया आपने मुंह के अंदर। उसमें फायदे क्या है? नंबर वन, एस्थेटिक्स। कंपैरेटिवली कास्ट मेटल से तो ज्यादा अच्छा एस्थेटिक्स होता है। नंबर टू, सस्ता। सबसे सस्ता यही होता है, डायरेक्ट कॉम्पोजिट लगा दो, कोई लेबोरेटरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इंप्रेशन टेकिंग नहीं है। नंबर थ्री, इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज इंटरमीडिएट रिस्टोरेशन। अगर टेम्परेरी कभी रेस्टोरेशन करनी है तो डायरेक्ट कॉम्पोजिट कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज डायग्नोस्टिक टूल। कभी कभी आप पेशेंट को बताते हो विनियर से पहले कि आपके दांत का जो फ्यूचर आउटकम है वो ऐसे होगा, तो वो बोलेगा मुझे दिखाओ। तो वो आप कैसे दिखाओगे? वो आप डायरेक्ट कॉम्पोजिट करके पेशेंट को आईने में दिखाओगे कि इस तरह होगा। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज एज डायग्नोस्टिक टूल। और इसके नुकसान क्या है? कि ये पैलेटल पे लगाना मुश्किल होता है, पैलेटल सरफेस पे। ये सिर्फ लेबियल पे लगा सकते हो। तो डायरेक्ट कॉम्पोजिट विनियर कहाँ पे लगा सकते हो? सिर्फ लेबियल सरफेस पे। पैलेटली लगाना मुश्किल होता है। नंबर टू, इसके ऑक्लूजल और प्रोक्सिमल कंटोर्स बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक डेंटिस्ट के स्किल पे डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, एग्जैक्ट कॉन्टेक्ट एरिया बने और ऑक्लूजल कॉन्टेक्ट बने, तो ये थोड़ा सा बहुत इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। तो ये सारी चीजें, और उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तीसरा नुकसान, कभी भी पोस्टीरियर में यूज नहीं कर सकते, टूट जाएगा। अब आते हैं इनडायरेक्ट कॉम्पोजिट विनियर। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? यानी इनडायरेक्ट का मतलब है कि आपने इंप्रेशन दिया और लेबोरेटरी वाले आपको कॉम्पोजिट का विनियर बना के देंगे। लेबोरेटरी वाले आपको कॉम्पोजिट का ऑनले बना के देंगे और वो आप सीमेंट से चिपकाओगे। तो जो लैब से बनकर तो लैब से आएगी, लेकिन वो बनी हुई होगी कॉम्पोजिट से। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉम्पोजिट ऑनले या फिर विनियर, वो डिपेंड है कहाँ लगा रहे, पोस्टीरियर या इंटीरियर। इसके फायदे क्या है? एस्थेटिकली ज्यादा अच्छा है मेटल से। नंबर टू, कैन इजीली बी रिपेयर्ड। अगर कभी टूट भी गया साल दो साल में तो डायरेक्ट कॉम्पोजिट लगा के उसको रिपेयर कर लोगे। नंबर थ्री, ऑक्लूजल एंड प्रोक्सिमल कॉन्टेक्ट कैन बी इजीली मेड, क्योंकि वो लेबोरेटरी में बनेंगे मॉडल पे, तो वो आसानी से बन जाएंगे।
मुंह में बनाना मुश्किल होता है। तो ये तीन फायदे हैं इसके। नुकसान क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अभी भी प्रूवन नहीं है पोस्टीरियर के लिए, तो टूट सकते हैं। दूसरा नुकसान क्या है कि इसको स्पेस ज्यादा चाहिए होती है, थिकनेस इसकी होनी चाहिए कम से कम 1 मिलीमीटर। और कास्ट मेटल की कितनी होती है, 0.5 मिलीमीटर। तो क्योंकि ये कमजोर मटेरियल है तो उसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, 1 मिलीमीटर कम से कम होनी चाहिए, फिर जाके लेबोरेटरी से बन के आएगा। तो ये इसका नुकसान है। चौथे नंबर पे आता है पोर्सलिन विनियर्स। इसके एडवांटेजेस क्या है, मोस्ट खूबसूरत, सबसे ज्यादा एस्थेटिक्स, बेस्ट इन एस्थेटिक्स। नंबर टू, बेस्ट इन एडिशन, दान से सबसे ज्यादा जो अच्छे से चिपकता है ना वो पोर्सलिन होता है। नंबर थ्री, बेस्ट इन अब्रेसिव रेजिस्टेंट, कभी भी इसकी अब्रेशन नहीं होती, वेयर ऑफ नहीं होता ये। तो ये, और नंबर फोर, वेल टॉलरेटेड बाय जिंजाइवल टिश्यूज। तो ये इसके चार मशहूर फायदे हैं। नुकसान क्या है, ये खुद तो ऑपरेट नहीं होता लेकिन ऑपोजिट दांत की बैंड बजा देता है। खुद को कुछ भी नहीं होने देगा, एक आंच बराबर भी चोट नहीं आने देगा, लेकिन ऑपोजिट दांत की को चोट देगा। तो ये बड़ा एक सेल्फिश है पोर्सलिन इस मामले में, खुद को तो कुछ नहीं होने देगा और सामने वाले ऑपोजिट दांत को ब्रेक कर देगा। नंबर टू, ब्रिटल है, कभी कभी जल्दी से टूट जाता है, फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। कभी भी वियर ऑफ नहीं होता लेकिन फ्रैक्चर हो सकता है, ये अलग बात है क्योंकि ये ब्रिटल है। तो इसको हमेशा बल्क में यूज किया जाता है, ये इसकी भी थिकनेस ज्यादा होती है, 1.5 या 1 मिलीमीटर तो होनी चाहिए। हार्ड टू रिपेयर, और उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कॉम्पोजिट से रिपेयर तो नहीं होगा, पोर्सलिन है तो पोर्सलिन से ही रिपेयर होगा। और तो उसकी, और कॉम्पोजिट से भी कर रहे हो तो काफी ज्यादा टेक्निक सेंसिटिव होता है, तो उसको डिफिकल्ट होता है रिपेयर करना। तो ये सारे चार किस्म के मटेरियल हमने पढ़े हैं। कास्ट, इनलेस या विनियर्स, नंबर टू डायरेक्ट कंपोजिट, नंबर थ्री इनडायरेक्ट कंपोजिट जो लेबोरेटरी से बनेगा, नंबर फोर पोर्सिलीन विनियर्स या ऑनलेस जो कि लेबोरेटरी से बनेंगे। ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक बीसीक्यू का सवाल, अगर किसी पेशेंट को इरोजन है, क्या है, इरोजन का मसला है, मेन प्रीडोमिनेंट फैक्टर है, और पोस्टीरियर में आपको ऑनले लगाना है, तो कौन से मटेरियल से ऑनले बनाओगे, विच इज आइडियल मटेरियल? कास्ट मेटल, मेटल, कास्ट मेटल। ठीक हो गया। चलें, सबने गलत जवाब दिया क्योंकि आप लोगों ने सिनेरियो गौर से नहीं सुना। मैंने कहा था पेशेंट को इरोजन है, तो जब पेशेंट को इरोजन है तो कास्ट मेटल की जरूरत नहीं है, बेहतर है इनडायरेक्ट कॉम्पोजिट ऑनली लगाओ। क्या लगाओ, इनडायरेक्ट कॉम्पोजिट ऑनली, एस्थेटिक्स भी मिल जाएगी। और वो स्ट्रेंथ का मसला नहीं है, स्ट्रेंथ का मसला तब होता है जब एट्रीजन हो। अगर बीसीक्यू के सिनेरियो में लिखा हो कि पेशेंट को एट पैरा फंक्शनल हैबिट है, ब्रुक्सिज्म की हैबिट है, और पोस्टीरियर में तुम्हें ऑनली लगाना है, तो कौन सा मटेरियल यूज करोगे? इसका आंसर आएगा कास्ट मेटल। लेकिन अगर इरोजन है तो जो कॉम्पोजिट है वो एसिड उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, रेजिस्टेंट टू एसिड डिसोल्यूशन है। तो फिर आप पोस्टीरियर में बेहतर है कि एक खूबसूरत मटेरियल लगाओ रादर देन मेटल। लेकिन अगर सिनेरियो कुछ यूं है कि पेशेंट को, अगर पेशेंट को इरोजन है लेकिन पोस्टीरियर में स्पेस भी थोड़ी है, तो फिर क्या लगाओगे? कास्ट कास्ट मेटल। मेटल। फिर कास्ट मेटल लगाओगे। लेकिन अगर स्पेस एडिक्वेट है तो फिर कॉम्पोजिट ऑनली लगाओगे। और अगर ब्रुक्सिज्म है तो भी कास्ट मेटल लगाओगे, फिर कॉम्पोजिट ऑनली काम नहीं आएगा, वो फिर टूट जाएगा। तो ये था, इस तरह के कुछ सवाल आ सकते हैं। एक होती है सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक क्या होती है कि आप इंटीरियर में यूज करते हो, एक फिगर भी बनी हुई है। आपने दांत के पैलेटल सरफेस पे लगाया है कास्ट मेटल, और फिर लेबियल सरफेस पे लगाया है कॉम्पोजिट, इनडायरेक्ट कॉम्पोजिट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन। एक ही दांत के फेशियल सरफेस पे कॉम्पोजिट विनियर और पैलेटल सरफेस पे कास्ट मेटल, इसको सैंडविच टेक्निक कहते हैं। पोर्सिलीन जैकेट क्राउन कौन सा था? वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, रोजेंशियल में लिखा होगा, नो आइडिया। पोर्सलिन के एडवांटेजेस याद होने चाहिए, डिसएडवांटेजेस याद होने चाहिए।
ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया, यही सारी चीजें थी इसके अंदर। आप लोगों से अब कोई सवाल, सबसे एस्थेटिक मटेरियल कौन सा है इन चारों में से? पोर्सिलीन। पोर्सिलीन। सबसे ज्यादा एडिशन किसकी अच्छी है? पोर्सिलीन। ठीक हो गया, पोर्सलिन। सबसे पतला मटेरियल कौन सा यूज होता है? कास्ट मेटल। सबसे मेटल बल्कि मटेरियल कौन 0.5। सा, बल्कि मटेरियल कौन सा यूज होता है? पोर्सिलीन। और सबसे सस्ता मटेरियल कौन सा है? डायरेक्ट कंपोजिट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सही हो गया। अगर आपको ऐसा मटेरियल यूज करना है जो इजीली रिपेयर हो जाए तो कौन सा यूज करोगे? डायरेक्ट कंपोजिट। हाँ, इनडायरेक्ट कंपोजिट। ठीक हो गया। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद करने हैं, अगर सिनेरियो के हिसाब से जवाब को टिक करना, गौर से पढ़ना सवाल क्या लिखा हुआ है और क्या वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है, किस चीज को सवाल में अहमियत दी गई है, वो जवाब वैसे लिखना है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है कि इंटीरियर में टूथ लॉस हुआ है बच्चे के ना, लेकिन टूथ लॉस हुआ है तो स्पेस होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, स्पेस होगी रेस्टोर करोगे, लेकिन स्पेस ही नहीं है। स्पेस क्योंकि ट्रीटमेंट फौरन नहीं करवाया, तो कुछ टाइम में क्या होता है, दांत की पैसिव इरप्शन होती है, और पैसिव इरप्शन हो गई एंटीरियर दांत की, और आपस में वो टच करना शुरू हो गए हैं। अब टूथ सरफेस लॉस भी है, एट्रीजन भी है, लेकिन अब रेस्टोर करने की स्पेस ही नहीं बची, क्योंकि दांत आपस में टच कर रहे हैं। लॉ इसको कहते हैं लॉस ऑफ स्पेस। स्पेस शुड हैव बीन देयर बिकॉज टूथ हैज बीन लॉस्ट, बट स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसिव इरप्शन हो गई दांतों की। क्यों हुई? क्योंकि भाई इलाज कराने के लिए 4 साल बाद आया बच्चा। तो अब 4 साल बाद जब बच्चा आया, स्पेस नहीं है, अब डेंटिस्ट क्या कर रहा है, खुजली कर रहा है बालों पे, अबे यार क्या होगा? तो यहाँ पे उसको एक टर्म याद आएगा, उसका नाम है डाल कॉन्सेप्ट। ये कमाल का साइंसदान था जिसका नाम था डाल। एक तो डाल वही है जिसने कोई एक चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री शायद किताब लिखी थी, उसका नाम भी कुछ था इसी तरह ही था शायद, मैं पता नहीं गलत कह रहा हूँ या सही, तो पता नहीं क्यों मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बहरहाल ये डाल था एक साइंटिस्ट, उसने क्या बोला, उसने कहा जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो बालों में खुजली मत करना, तो क्या करना, एक तुम टेम्परेरी रेस्टोरेशन करना, चाहे तो इक्रेलिक की प्लेट हो, चाहे कॉम्पोजिट की टेम्परेरी रेस्टोरेशन हो, वो इधर लगा देना इंटीरियर में। तो इंटीरियर में जब लगाओगे वो, तो जाहिर सी बात है पीछे के दांत डिसोक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि आगे के दांत ऑलरेडी टच कर रहे थे, पीछे के टच कर रहे थे, सब सही था, लेकिन तुमने अचानक एक और चीज लगा दी यहाँ पे, जैसे मैं उंगली लगा रहा हूँ, अब मेरे पीछे के दांत है ना, इसमें गैप आ गया है। क्या आ गया है? गैप आ गया है, क्योंकि मैंने आगे यहाँ कुछ लगा दिया, सही है। तो बच्चों में 6 हफ्ते लगते हैं। कितने हफ्ते लगते हैं? 6 हफ्ते लगते हैं। 6 हफ्तों में क्या कमाल होगा, पोस्टीरियर दांत में जो गैप क्रिएट होगा तो वो क्या करेंगे, उसकी होगी पैसिव एक्सट्रूजन होगी, इरप्शन होगी पैसिव, ताकि वो एक दूसरे को टच करे। और आगे के दांतों पे हमने ऑलरेडी एक मटेरियल लगाया हुआ है, कोई भी लगाया हुआ है, कॉम्पोजिट हो गया, बाइट एक्रेलिक प्लेट हो गई, कुछ भी हो गया लगाया हुआ है, तो उससे क्या होगा, इनकी दांतों की इंट्रूजन होगी और मोलर्स की एक्सट्रूजन होगी। एंटीरियर वाइट प्लेन वाला काम, हाँ एंटीरियर वाइट प्लेन लगा सकते हो, लेकिन आजकल तो डायरेक्ट लोग कॉम्पोजिट ही लगाते हैं। वो जब उस जमाने में ये कॉम्पोजिट का मयार नहीं था, तो एंटीरियर वाइट प्लेन यूज होता था। तो खैर दोनों दोनों सही है, कोई भी कुछ भी यूज करो, कॉन्सेप्ट क्या है कि बस वो पीछे गैप आना चाहिए। अब गैप और आगे कुछ प्रेशर आना चाहिए, तो पीछे गैप होगा तो पोस्टीरियर एक्सट्रूड होंगे और एंटीरियर इंट्रूड होंगे। 6 हफ्तों के बाद क्या होगा, पोस्टीरियर दांत वापस मिलना शुरू हो जाएंगे और एंटीरियर दांतों के अंदर गैप वापस दोबारा आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे दोबारा गैप आ जाएगा। अब गैप आ गया तो आराम से इसको रेस्टोर कर लो। वो किससे करोगे, इनडायरेक्ट कंपोजिट से करोगे या पोर्सिन से करोगे। अब डायरेक्ट कंपोजिट यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट कंपोजिट सिर्फ आपने टेम्पररी यूज किया था डाल कॉन्सेप्ट के वक्त, फिर निकाल के उसको इनडायरेक्ट कंपोजिट कर लो या पोर्सिन कर। तो ये डाल कॉन्सेप्ट है। डाल कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे प्लीज, कोई रिपीट करेगा डाल कॉन्सेप्ट आप में से? आसान लफ्जों में अपने अल्फाजों में कौन रिपीट करना चाहता है? सर जब इंटीरियर से कोई स्पेस नहीं होती, नो स्पेस इन इंटीरियर्स, और हमने उसकी फिलिंग करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि ढाल कंसेप्ट यूज करते हैं। इसमें हमने पहले
इंटीरियर्स की टेम्पररी रेस्टोरेशन कर लेनी है, किसी से भी कर ले, एक्रिलिक कंपोजिट से, तो उसमें ये होगा कि पोस्टीरियर में गैप क्रिएट हो जाएगा। अब वो पोस्टीरियर डिसऑक्लूड हो जाएंगे। अब 6 वीक बाद जब वो बच्चा आएगा तो पोस्टीरियर जो है वो मिल रहे होंगे और इंटीरियर में वो गैप आ जाएगा जो हमें चाहिए, और फिर हम इंटीरियर में फिलिंग कर देंगे। ठीक होगा। वो अच्छा, पोस्टीरियर क्यों ऑक्लूड कर लेंगे 6 हफ्ते में, ऐसा क्या होगा? पोस्टीरियर्स की पैसिव इरप्शन होगी। हाँ, पोस्टीरियर की पैसिव इरप्शन होगी जिसको एक्सट्रूजन कहते हैं, और एंटीरियर की इंट्रूजन होगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिवाइस उसको पुश करेगा दांतों को अंदर की तरफ। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रूजन एंड एक्सट्रूजन मूवमेंट्स। और गैप मिल जाएगा, डिजायर्ड गैप जो हमें चाहिए था। तो ये 6 हफ्तों की कंप्लाइंस चाहिए हमें। उस वक्ती तौर पे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, जाहिर सी बात है, एक अजीब लगेगा, तो वो वक्ती तौर पे एक डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को, वो बता देना चाहिए। अच्छा, अब एक आखिरी टेबल है डिस्कलरेशन के बारे में, बीसीक्यू आ सकते हैं। दो किस्म की डिस्कलरेशन होती है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। डिटेल में ब्लीचिंग चैप्टर ऑपरेटिव में पढ़ लिया है, इसमें सब ये कलर्स याद करने हैं। आयरन डिस्कलरेशन में कौन सा कलर होता है, कोई बताएगा? बीसीक्यू पॉइंट। ग्रे। ग्रे। और कोई? ग्रे। सही है, ऑपरेटिव में ग्रे लिखा हुआ है, लेकिन अगर वलबेरी का सवाल है ना तो उस आंसर को ब्लैक टिक करना है। तो इस चार्ट के अंदर ब्लैक लिखा हुआ है, तो आयरन टेबलेट्स ब्लैक डिस्कलरेशन करवाते हैं। मिनोसाइक्लिन कौन सी डिस्कलरेशन करवाती है? मिनोसाइक्लिन ब्लैक कराती है, ये भी ब्लैक कराती है। ठीक है, ये बीसीक्यू याद करने, ब्लैक कराती है। उसके अलावा क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश को अगर 2 हफ्तों से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो क्या डिस्कलरेशन होगी? ब्राउनिश ब्लैकिश होगी। क्या होगी? ब्राउन या ब्लैक। अगर ओरल हाइजीन बच्चे की पुअर है तो क्या होता है कि क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया आ जाता है मुंह के अंदर और डिस्कलरेशन करवाता है। वो डिस्कलरेशन का कलर क्या होगा? ग्रीन और ऑरेंज होगा। क्या होगा? ग्रीन या ऑरेंज होगा। तो ये आपने कलर्स याद करने हैं। इसके अलावा आपको याद करना है कौन सी चीजें इनेमल की डिस्कलरेशन करवाती हैं, कौन सी डेंटिन की कराती हैं। एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा इनेमल की डिस्कलरेशन करवाती है। फ्लोरोसिस इनेमल की डिस्कलरेशन करवाती है। MIH मोलर इंसाइजर हाइपोमिनरलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये भी इनेमल की डिस्कलरेशन करवाती है। ठीक हो गया, तीनों इनेमल की डिस्कलरेशन करवाती है, इमेनो अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, MIH और फ्लोरोसिस। अब डेंटिन की डिस्कलेशन कौन करवाता है? डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है वो हमेशा पहले डेंटिन की डिस्कलेशन करवाती है, फिर जाके एंटी इनेमल की कराती है, तो हमेशा पहले डेंटिन की कराती है। कंजेनाइटल पोर्फायरिया ये हमेशा डेंटिन की डिस्कलेशन करवाता है। बिलियरूबिन, बिलियरूबिन क्या होता है? एक हीमोलाइटिक डिजीज होती है बच्चों में, बिलियरूबिन, ये भी डेंटिन की डिस्कलेशन करवाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन डेंटिन की कराता है, कौन एनेमल की कराता है। इसके अलावा लेजर में आर्गन लेजर का एक और एडवांटेज मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि वो हीमोस्टेसिस भी कराता है। तो पल्पोटमी में भी काम आता है आर्गन लेजर। तो आर्गन लेजर की एक बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन आर्गन लेजर को एब्जॉर्ब करता है और खून खून को बंद कर देता है। तो हीमोस्टेसिस कौन सा लेजर कराता है? आर्गन लेजर। और पल्पोटमी में भी ये यूज होता है। तो ये मैं एक BCQ की पॉइंट बताना भूल गया था। चलो आप लोगों से सवाल, मिनोसाइक्लिन कौन सी डिस्कलरेशन करवाता है? ब्लैक। और आयरन? ब्लैक। ब्लैक। और क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया? ग्रीन। हाँ, ग्रीन के साथ दूसरा कलर कौन सा था? ऑरेंज। 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 और इसके अलावा चौथे नंबर पे क्या था? क्लोरहेक्सिडिन कौन सी कराता है? ब्लैक ब्राउन। ब्लैक ब्राउन कराता है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन कौन सी डिस्कलर, मतलब किसकी कराता है डिस्कलेशन, इनेमल की डेंटिन की, या दोनों? डेंटिन। डेंटिन फिर इनेमल, दोनों के। हाँ, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों को टिक करना, यार अगर लिखा हुआ पहले किसकी कराता है तो डेंटिन को टिक करना। और कंजेनाइटल, अच्छा कंजेनाइटल पोर्फायरिया किसकी कराता है?
डेंटीन बिलीरुबिन किसकी कराता है? डेंटीन। डेंटीन और फ्लोरोसिस? इनेमल MIH? इनेमल एनेमल। ठीक हो गया, परफेक्ट। तो दिस इज ऑल, ये हमारे चैप्टर 10 भी पूरा होता है, चैप्टर 11 भी पूरा होता है। चैप्टर 11 का जो काफ़ी पोर्शन छोड़ा है हमने, वो समिट से देखना है, इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, माइक्रो इब्रेशन रहता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने एक और लेक्चर में कवर करवाया जो इस कमिंग वीकेंड में शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दिस इज ऑल, आज का लेक्चर मैंने जैसे बोला था छोटा होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई सवाल वगैरह हो तो आप ग्रुप में पूछ भी सकते हो बाद में।